हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है प्री का 2024 में, उसके 2 शिफ्ट का जीके जीएस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। मतलब कि 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम एक साथ करेंगे। और अगर आपको शिफ्ट वाइज करना है तो शिफ्ट वाइज भी मैंने डाल रखा है एसएससी सीजीएल का 2024 का ही। तो जैसे आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 शिफ्ट का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, जीके जीएस का कंप्लीट और डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे हम, एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे। तो ये क्लास भाई जो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाले एग्ज़ाम्स की 2025 में जिनके एग्ज़ाम है 2025 में, तो उनके लिए ये क्लास मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। और देखिए भाई, इस क्लास का जो फॉर्मेट रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए, यहाँ पर मैंने एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबके जो 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के, सबका सॉल्यूशन मैंने जीके जीएस का सॉल्यूशन डाल दिया है। एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, जितने भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं उन सभी का सॉल्यूशन हम देंगे और आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। आप अपनी प्रिपरेशन को एक अपर लेवल पर ले जाएंगे और सारी चीज़ें हम क्लास में ही याद करते हैं, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। और पीवाईक्यू का बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है भाई। तो आने वाली क्लासेस के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा हो सके। ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड आउट वाई वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो पता लगाइए कि सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाता है, धूसर। तो ग्रे क्यों हो जाता है सनलाइट में, जो वाइट सिल्वर क्लोराइड है। तो ये क्यों हो जाता है, देखिए। ड्यू टू रस्टिंग ऑफ सिल्वर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ तो कम ही रिएक्ट करता है सिल्वर, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। ठीक है, वो आयरन के केस में है वो। तो ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी नहीं लग रहा। तो ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इसका आंसर लग रहा है। और फोर्थ देख लेते हैं हम, देखो। ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सिल्वर ऑक्साइड, नहीं। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो जब लाइट पड़ती है तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसमें उसको वो डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक है, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर और क्लोरीन में लाइट के द्वारा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम इसके बारे में। देखिए, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब होती है, इसे देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, और या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है। इसके लिए जो रिएक्टेंट्स होते हैं इन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जो सिल्वर क्लोराइड है जो ये ग्रे में कन्वर्ट होता है सनलाइट के थ्रू। ये रिएक्शन तभी होती है जब हीट मिलती है इसे। इस रिएक्शन को रोका जा सकता है। ठीक है, फेड हो जाएगा सिल्वर का जो कलर है, ग्रे कलर, अगर उसमें प्रिवेंट कर लें उसे हीट से, लाइट से या फिर इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है। और जो सिल्वर आयंस है वो कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ इन एयर में, और टू फॉर्म सिल्वर ऑक्साइड, जो सिल्वर ऑक्साइड बनाते हैं और जो कि ग्रे कलर में होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और देखिए, जो ये है रस्टिंग का सिल्वर, रस्टिंग ऑफ सिल्वर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के साथ कम रिएक्ट करता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है। कई बार ब्लैक लेयर बन जाती है इस पर, ब्लैक कलर की लेयर। ठीक है। तो ये जो सिल्वर आयन है ये कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म सिल्वर ऑक्साइड, जो कि ग्रे कलर में होता है यहाँ पे। लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ कम रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करता है, जिससे कि ब्लैक लेयर बन जाती है सिल्वर के ऊपर। ठीक है। और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, देखो, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं इसे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, देखो, दो जो केमिकल रिएक्शन है ये, जो दो स्पीसीज होती हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे देखो, जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ये लॉस्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है किसका एग्जाम्पल है, देखो, ये है आयरन में जो रस्ट लगती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसे, रेडॉक्स रिएक्शन को।
तो इसका जो आंसर है ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं है इसमें, तो ये गलत आंसर है इसका। ऑप्शन फोर्थ इज़ द रॉन्ग आंसर, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हम इसे ऑप्शन थर्ड को सही मानते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु फाउंड द ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता 1828, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ये ब्रह्मो सभा थी, जो बाद में ब्रह्मो समाज हो गई थी। ब्रह्मो सभा, ब्रह्म सभा, ब्रह्मो सभा, तो ये 1828 में बनी थी। ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो सभा आ जाए तो आपको यही सही करना है, दोनों ही ठीक है। तो 1828 में किसने बनाई थी? तो ये राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। अब हम थोड़ा सा राजा राम मोहन राय जी के बारे में देख लेते हैं। देखो, जो राजा राम मोहन राय जी थे वो मॉडर्न इंडिया के, जो इंडियन रेनेसा है उसके फाउंडिंग फादर थे। इंडियन रेनेसा के जो फादर ऑफ इंडियन, मॉडर्न इंडियन रेनेसा, फाउंडिंग फादर ऑफ, जो राजा राम मोहन राय जी थे ये देखिए क्या थे, जो मॉडर्न इंडियन रेनेसा के फादर थे, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसा, मॉडर्न इंडियन रेनेसा। अब देखिए जो राजा राम मोहन राय जी थे इन्होंने क्या किया था, और जो दूसरी सभा है ये भी पूछा हुआ है। देखिए आत्मीय सभा की स्थापना करी थी 1814 में, 1814 में कलकत्ता में। और इनके कुछ पब्लिश्ड वर्क हैं। जो पहला पब्लिश्ड जो वर्क है इनका, देखिए इन्होंने पहला जो पब्लिश्ड वर्क निकाला था वो है तूफ़त उल मुआद्दीन। ये याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। परसेप्ट ऑफ जीसस भी, और देखिए ब्राह्मणिकल मैगजीन भी इन्होंने निकाली थी, और बंगाली वीकली संवाद कुमुदी ये भी इनका ही था, और पर्शियन वीकली मिरातुल अकबर। तो ये सब इनके ही वर्क हैं, पब्लिक वर्क हैं, जो पब्लिश्ड वर्क हैं इनके, जो इन्होंने पब्लिश किए थे। आपको ये याद रखना है, सारी चीज़ें पूछी हुई हैं एग्ज़ाम में, ये भी और ये भी। आत्मीय सभा का जो पिछली शिफ्ट है उनमें से किसी शिफ्ट में ये पूछा हुआ है, आत्मीय सभा कब बनी थी। तो इन्होंने इसके अलावा देखिए इन्हें राजा का जो टाइटल है वो अकबर सेकंड ने दिया था। अकबर सेकंड, ये याद रखना है, मुग़ल एम्परर था ये। तो इन्होंने इनको राजा का टाइटल दिया था। और देखिए राजा राम मोहन राय जी ने इसके अलावा देखिए इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हरे के साथ मिलके। तो ये की थी 1870 में। और एक वेदांता कॉलेज है, वेदांता कॉलेज, तो इसकी स्थापना इन्होंने 1825 में की थी। और इसके अलावा देखिए सती के अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी वर्क किया है, ठीक है। सती को ख़त्म करने के लिए, जो सती प्रथा थी उस टाइम में, तो उसके लिए उसके अगेंस्ट जाके इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ऐसे जो सती प्रथा है उसको ख़त्म किया। तो इनके प्रयास काफ़ी थे सती प्रथा को ख़त्म करवाने में, राजा राम मोहन राय जी के। तो 1829 में सती प्रथा को एंड किया। तो गवर्नर जनरल किसने एंड किया था? जो सती प्रथा एक्ट आया था, प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रथा एक्ट, तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और राजा राम मोहन राय के एफर्ट से ही किया था। अब हम दूसरों के बारे में देख लेते हैं। देखो स्वामी विवेकानंद, इनके जो यूथ डे है, यूथ डे 12 जनवरी, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद। और इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। और इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की जो 1897 में। और देखिए वर्ल्ड रिलीजियस, और इन्होंने क्या किया, जो वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट हुई थी शिकागो में 1893 में, उसमें पार्टिसिपेट किया इन्होंने। और इनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस जी थे, ठीक है। और इनका जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्ता। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और यूथ डे जो होता है 12 जनवरी को, नेशनल यूथ डे, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है 12 जनवरी। ये चीज़ें आपको विवेकानंद जी के बारे में याद रखनी है। अब आते हैं हम, देखो गोपाल कृष्ण गोखले जी पे। तो गोपाल कृष्ण गोखले देखो ये आईएनसी के प्रेसिडेंट रह चुके थे। 1905 में जो बनारस सेशन हुआ था उसमें ये प्रेसिडेंट थे आईएनसी के।
और इन्होंने देखो एस्टेब्लिश की थी, स्थापना की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। ये 1905 में स्थापित की थी और ये एसोसिएटेड थे सार्वजनिक सभा से, जो कि जनरल था, स्टार्ट किया था जनरल गोविंद रानाडे ने, उससे एसोसिएटेड थे ये सार्वजनिक सभा से। और ही स्टेटेड इंग्लिश वीकली, ही स्टार्टेड, देखिए इन्होंने एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, हितावदा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। तो इन्होंने आईएनसी जो प्रेसिडेंट कब रहे, ये 1905 में रहे थे, बनारस का सेशन हुआ था तब। और और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना की 1905 में। और ये सार्वजनिक सभा से एसोसिएटेड थे, जो जनरल था, स्टार्ट किया था गोविंद रानाडे ने। और इन्होंने एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, हितावदा। ये और ये चीज़ आपको याद रखनी है गोपाल कृष्ण। और ये पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी जी के। अब देख लेते हैं रामाबाई रानाडे। तो ये देखो रामाबाई रानाडे, फाउंडर ऑफ लेडीज़ सोशल कॉन्फ्रेंस। तो भारत महिला परिषद की स्थापना इन्होंने की 1904 में बॉम्बे में। और पंडिता रामाबाई के बारे में भी देख लेते हैं, पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। और पंडिता रामाबाई सरस्वती जो थी, इन्होंने फाउंड किया था आर्य महिला समाज। तो ये PYQ में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, थोड़ा सा याद कर लें। राजा राम मोहन राय और गोपाल कृष्ण गोखले, 3-4 चीज़ें हैं बस याद करने की, मोस्टली यही पूछता है। इनके वर्क पूछ लेगा, और आत्मीय सभा, और एक ये ब्रह्मो समाज। ठीक है, ब्रह्मो सभा या ब्रह्मो समाज 1828 में। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में ये चीज़ याद रख लें आप, INC के प्रेसिडेंट कब बने, और हितावदा और सार्वजनिक सभा। रामाबाई रानाडे के बारे में ये याद रख लें, भारत महिला परिषद 1904 में। और पंडिता रामाबाई सरस्वती, देखिए कन्फ्यूजन में नहीं आना इन दोनों में, पंडिता रानाडे में, रामाबाई रानाडे में, और पंडिता रामाबाई सरस्वती इनका नाम है, ध्यान रखना है, अलग अलग हैं दोनों। तो इन्होंने की थी आर्य महिला समाज की स्थापना। इतनी चीज़ें हमने याद कर ली हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में देख लो, इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की 1897 में। और वर्ल्ड रिलीजियस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें शिकागो में, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था 1893 में। ठीक है, तो ये चीज़ें इनके पॉलिटिकल गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और नेशनल यूथ डे, इन्हीं की ही बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद की। और जो इनका बचपन का नाम है वो है नरेंद्र दत्ता। वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन राय ने 1825 में। और जो सती प्रथा का एंड करा था वो 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो देखो ऐसे है, कुछ इस तरह से है अपना इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया का, ये समझाने के लिए है भाई मैप। ठीक है, यहाँ पे है जो महानदी, फिर इसके बाद आती है गोदावरी, देन कृष्णा, देन पेन्नूरू, देन पेन्नियार करके एक रिवर है, फिर आती है कावेरी, और फिर आती है वैगई। तो ये सारी बहती हैं इधर, तो इधर की तरफ है ईस्ट, तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। और यहाँ पे देखिए ऐसे करके कुछ ऐसे है। ठीक है, ये गुजरात का पोर्शन है। तो जो यहाँ पे है ये है गल्फ ऑफ खम्बात। तो यहाँ पे बहती है सरस्वती, ये क्या नाम है, साबरमती। और यहाँ पे बहती है माही। ठीक है, तो इसके नीचे बहती है नर्मदा, और यहाँ पे बहती है तापी। तो ये है वेस्टर्न फ्लोइंग, तो इधर है वेस्ट। ठीक है, तो ये जो है साबरमती और माही रिवर, ये यहाँ पे गिरती हैं दोनों गल्फ ऑफ खम्बात में। और इधर नर्मदा ये यहाँ पे है, और ये तापी भी यहाँ पे है। तो नर्मदा है विंध्यान रेंज के बीच में और सतपुरा रेंज के बीच में। और इधर सतपुरा रेंज और जो अजंता रेंज है उनके बीच में है तापी। तो ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, गल्फ ऑफ खम्बात और ये है गल्फ ऑफ कच्छ, इसमें भी कन्फ्यूजन में आते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो गोदावरी और महानदी ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ये हो नहीं सकता। कृष्णा कावेरी ये भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ये हमसे पूछ रहा है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, कहीं जाते जाते आप वेस्ट की जगह ईस्ट पे ध्यान लगा दो। ठीक है, और गंगा यमुना ये भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। और ये माही और सरस्वती ये है बस वेस्टर्न फ्लोइंग, गंगा और यमुना ईस्टर्न फ्लोइंग है। तो ये है वेस्टर्न
फ्लोइंग। तो रिवर का एक लेक्चर लेके आ जाऊँगा, आपकी रिवर्स ऐसे रट जाएंगे बिल्कुल, आपको दिक्कत नहीं होगी। एक लेक्चर ले आऊँगा मैं रिवर्स के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। माही और सरस्वती है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 को संविधान के माध्यम से भारतीय संविधान में डाला गया था। तो वो संशोधन अधिनियम कौन सा पूछ रहा है, तो कब ऐड किया गया था ये जो पार्ट 4 है। तो इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट हुआ था। देखिए, ये पार्ट 4 के अंदर जो आती हैं, पार्ट 4 के अंदर 4A के अंदर जो आती हैं ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। और ये कब ऐड की गई थी, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये ऐड की गई थी। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, तो ये कौन सी कमेटी थी, तो ये कमेटी थी स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है ये ऐड कब करी गई थी, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड करी गई थी ये वाली ड्यूटी, ठीक है। और टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल, ठीक है। बाइंडिंग नहीं है ये, इनके वॉयलेशन पे सीधा कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ये नॉन बाइंडिंग है, बट एनफोर्स कर सकती है जो पार्लियामेंट है वो लॉज के थ्रू। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है पार्ट 4A में। और किस आर्टिकल में आती हैं, और देखो ये जो आर्टिकल है ये 51A में दे रखी हैं, 51A में दे रखी हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा घुमा फिरा के, ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं, देखो हमारी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो कौन कौन सी हैं, वो आपको याद रखनी है। आप एक बार देख लें, मैंने हिंदी वालों के लिए भी ये रखी हैं, तो आप एक बार पढ़ लें। कई बार आपसे नंबर भी पूछ लेगा कि ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी दे रखी हैं। देखो ये 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और 11th आप एक बार पढ़ लें, क्योंकि नंबर भी पूछा हुआ है CGL में ही दूसरी शिफ्टों में कि ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आपको एक बार देख लें इस वाले को थोड़ा सा, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ठीक है, ताकि आपको याद रहे इन फ्यूचर, क्योंकि नंबर्स पूछा है एग्ज़ाम में इसलिए मैंने आपको ये दे रखी हैं यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5th। सीदो एंड कानू वर लीडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिबिलियंस। तो सीदो और कानू निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह के नेता थे, तो ये थे संताल रिबिलियन। जो अब देख लेते हैं संताल रिबिलियन के बारे में। तो जो संताल रिबेलियन है ये देखिए, इसे संताल हुल के नाम से भी जानते हैं, और ये 1855-56 में हुआ था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे जस्ट पहले ही हुआ था ये संताल रिबेलियन, ठीक है। इसमें ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों के और जो मनी लैंडर्स हैं उनके खिलाफ था, लैंड से रिलेटेड था, जो जमींदार हैं उनके खिलाफ था। अब जो है मोपल्ला रिबेलियन, और इसके याद रखना है संताल रिबेलियन के सीदो एंड कुनू, नेक्स्ट वाले एग्जाम में पूछ लेगा संताल रिबेलियन के जो लीडर्स थे वो कौन कौन से थे। तो सीदो और कनू आपको याद रखना है, और डेट याद रखनी है, आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, लीडर्स, संथाल रिबेलियन की डेट, और किधर हुआ था ये, कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला मोपिला। वैसे मोस्टली ये नहीं पूछेगा कहाँ हुआ था, मोस्टली लीडर्स ही पूछता है, ठीक है। तो सीदो और कानू आपको याद रखने हैं, और कब हुआ था 1855 में। बस आपको ये ध्यान रखना है जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके 1-2 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था। अब देखते हैं मोपल्ला रिबेलियन। तो मोपल्ला रिबेलियन को मापिला रिबेलियन भी बोलते हैं। तो 1921 में ये हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये आर्म्ड रिवॉल्ट था मुस्लिम्स के द्वारा, केरला में हुआ था, अगेंस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट था, और हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट था। और कौन थे इसके लीडर्स, तो ये थे अहमद हाजी और अली मूसलियार। तो ये दोनों ही आ जाएंगे यहाँ पे कि लीडर्स कौन थे। तो इतना बड़ा नाम है इनका, तो अहमद से याद रख सकते हैं, अहमद हाजी और अली मूसलियार। मोपिला रिबेलियन केरला में 1921 में, ठीक है। अब उसके बाद देखो कोल जो रिबेलियन है,
कोल म्यूटिनी कब हुई थी? तो 1831-32 में हुई थी, छोटा नागपुर में, प्लेटो में। और लीडर्स थे इसके बुद्धू भगत, जाओ भगत, मदारा महातो एंड जिंदारी मास्की। तो ये इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बुद्धू भगत और जाओ भगत। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ईयर याद रखना है कब हुई थी। क्रोनोलॉजी आपसे पूछ लेगा, संथाल कब हुआ था, मोपेला कब हुआ था, कोल रिबिलियन कब हुआ था। कई बार क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि पहले कौन आया था, फिर बाद में कौन आया था, फिर उसके बाद कौन आया था। तो ये आपको थोड़ा सा डेट याद रखोगे तो क्रोनोलॉजी अपने आप याद रहेगी। उसके बाद है फोर्थ, मुंडा रिबिलियन। तो मुंडा जो रिबिलियन है 1899 और 1900 के आसपास हुआ था, 1899 1900 में। तो इसको उलगुलान के नाम से भी जानते हैं और द ग्रेट टुमुल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके जो लीडर थे, ये छोटा नागपुर प्लेटो में हुआ था और बिरसा मुंडा लीडर थे इनके। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज। पृथ्वी के सबसे बाहरी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? तो आई थिंक अगर आपने थोड़ी बहुत भी जो लेयर्स पढ़ी हैं अर्थ की ज्योग्राफी में, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेंगे। तो ये है ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, क्रस्ट। तो देखिए कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखो जो सबसे ऊपर होता है, ऐसे ये मान लेते हैं हम, देखो ओशैनिक क्रस्ट, ओशैनिक क्रस्ट होता है ये यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, इसके नीचे फिर लिथोस्फीयर होती है और एस्थेनोस्फीयर होती है, एस्थेनोस्फीयर। और फिर उसके बाद होता है मेंटल। ठीक है, ये मेंटल के अंदर ही होती है, अपर मेंटल। और यहाँ पे होता है फिर लोअर मेंटल। तो ये है पूरा मेंटल। फिर इसके बाद है आउटर कोर और ये है इनर कोर। और ये है मेंटल और ये है क्रस्ट और ये है लिथोस्फीयर जिस पे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, ये अपर मेंटल में होता है। और मेंटल जो होता है सेमी मोल्टन होता है, सेमी मोल्टन। और ये आउटर जो कोर होता है लिक्विड में होता है, मोल्टन फॉर्म में, और ये होता है सॉलिड में। ठीक है, और ये है ओशेनिक क्रस्ट और ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि आते हैं क्रस्ट के अंदर। इनकी मोटाई डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जो इसकी थिकनेस होती है वो अलग अलग होती है। हिमालय में चले जाइए आप सबसे ज़्यादा मिलेगी, प्लेन एरिया में कम मिलेगी। तो वो जो फिजियोग्राफी होती है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे ऊपर लेयर है क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल, मेंटल में अपर मेंटल, लोअर मेंटल, मोल्टन स्टेट में होता है, सेमी मोल्टन में। उसके बाद है कोर, आउटर कोर, और फिर उसके बाद है इनर कोर। तो यहाँ से यहाँ तक जो मेंटल होता है उसकी जो लेंथ है 2900। फिर मेंटल से आउटर कोर के जो लेंथ है वो है 5700 या 5100, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, शायद 5700 है। फिर उसके बाद 6378 इसकी रेडियस है अर्थ की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और देखो जो मेंटल, ये है मेंटल और आउटर कोर को जोड़ती है ये गुटिनबर्ग वी चार्ट, गुटिनबर्ग वी चार्ट डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं इसे, डिस्कंटिन्यूटीज होती हैं। और इधर देखो क्रस्ट और मेंटल को जो जोड़ता है वो है मोहो डिस्कंटिन्यूटी, मोहरविक भी बोलते हैं, मोहो डिस्कंटिन्यूटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इधर होती है लेहमंड डिस्कंटिन्यूटी, आउटर और इनर कोर के लिए लेहमंड डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए अर्थ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। दी अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन, ये तो स्टेट की बात कर रहा है तो स्टेट लेजिस्लेचर में लोकसभा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा इसका, ये गलत है। राज्यसभा भी गलत है, तो दो एलिमिनेट कर दिया। विधानसभा, विधानसभा क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। और ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जो विधान परिषद होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसी के बारे में पूछ रहा है। विधान परिषद अपर हाउस होता है, विधानसभा लोअर हाउस होता है जहाँ से पीपल चुन के जाते हैं। ठीक है, पीपल्स के द्वारा चुना जाता है वो विधानसभा होती है। और ये विधानसभा, विधान परिषद अपर हाउस है जो डिजॉल्व नहीं होता है। इसके जो मेंबर्स हैं 6 साल में चेंज होते हैं। ठीक है, 1/3 मेंबर जो हैं वो 2 साल में बदलते हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट जो है वो चेंज हो जाता है 6 साल में, बट ये डिजॉल्व नहीं होता है। विधानसभा डिजॉल्व हो सकती है। ठीक है,
तो इसका आंसर है विधान परिषद, ये अपर हाउस है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। ठीक, अब देख लेते हैं। देखो, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है 6 स्टेट में है फिलहाल, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, ऐसे याद रख सकते हैं आप। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे साउथ में, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इधर कर्नाटका। ठीक है, इन तीनों में है। और महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा लग रही है, यहाँ पे दोनों है, और एक महाराष्ट्र में। ठीक है, तो 6 स्टेट हैं, आपको याद रखना है। अब देखिए, सभी स्टेटों में नहीं है विधान परिषद, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है सभी स्टेटों में नहीं है। तो अगर किसी स्टेट को बनानी है तो वहाँ की जो विधानसभा है, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को एक बिल पास करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, फिर लोकसभा इसे 169 जो आर्टिकल है उसके अंडर लोकसभा क्रिएट कर सकती है, डिसॉल्व भी कर सकती है किसी भी विधान परिषद को। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी से। लेकिन पहले, उससे पहले जो स्टेट है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा को स्पेशल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तब जाएगा वो इसके पास, जो लोकसभा है पार्लियामेंट के पास जाएगा, फिर उसे सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा, तब वो क्रिएट और डिसॉल्व, क्रिएट और उसका अबोलिशन किया जा सकता है। अबोलिशन है ये, डिसॉल्व नहीं है। ठीक है, और जो पार्लियामेंट है वो किस में के अंडर आती है, आर्टिकल 79 के अंडर, और 80 के अंडर आती है, 80 के अंडर आती है राज्यसभा, और जो 81 के अंडर आती है लोकसभा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये अपर हाउस है राज्यसभा, और ये लोअर हाउस है लोकसभा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, आर्टिकल्स याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, एसएससी। ठीक है भैया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू दी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एनुअल रिपोर्ट 2020-21, विच पोजीशन डज इंडिया हैव इन टर्म्स ऑफ रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत की परिस्थिति किस स्थान में है दुनिया में सड़क नेटवर्क में। तो ये सेकंड प्लेस पे है इंडिया की। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड पे है इंडिया, और थर्ड पे है चाइना, फोर्थ पे आई थिंक ब्राज़ील है, ब्राज़ील। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। कुछ टाइम में हम यूएसए से निकल जाएंगे आगे, जिस तरह से काम हो रहा है इंडिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। वाई डज द मिल्कमैन एड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। तो दूध वाला ताज़े दूध में बेकिंग सोडा की बहुत कम मात्रा क्यों मिलाता है। तो ये क्यों मिलाता है ये आपको बताना है। तो देखो, टू रिड्यूस द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली मोर एसिडिक। तो एसिडिक थोड़ी ना करेगा दूध को, ठीक है, तो ये तो गलत है। टू इंक्रीज द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन, हाँ उसे एल्कलाइन बनाएगा, थोड़ा बेसिक बनाएगा, इसलिए वो 6 से थोड़ा इंक्रीज कर देता है उसे। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। और थर्ड देख लेते हैं हम अपना। देखो, टू मेंटेन द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क एट 6 फॉर लॉन्गर टाइम। तो ऐसा तो नहीं है कि मेंटेन करने के लिए करता है उसे पीएच, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। तो टू रिड्यूस द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। तो एल्कलाइन थोड़ी ना होता है, एसिडिक में जाएगा वो तो, अगर स्लाइटली डिक्रीज करेगा तो 6 से पीएच को, तो ये गलत है बिल्कुल। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ये हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, टू इंक्रीज द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। तो इसलिए उसमें बेकिंग सोडा ऐड करता है। और 0 से 7 देखो ये होता है एसिडिक, एसिडिक, और 7 टू 14 ये होता है बेसिक। जो सॉल्यूशन होता है ये हाईली बेसिक, हाईली एसिडिक है 0 पे, और ये हाईली बेसिक है सॉल्यूशन, ठीक है, 14 पे। इससे इधर जाएंगे 7 टू 14 तो बेस इंक्रीज होगा सॉल्यूशन का, और इधर 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो दूध को स्लाइटली वो बेसिक बनाता है, अल्कलाइन बनाता है। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, टू इंक्रीज द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। तो बेसिक बनाता है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीरियोडिसिटी अ यूनिट कॉल्ड पिकोमीटर इज यूज टू मेजर द।
तो आवधिकता के संदर्भ में को मापने के लिए पिकोमीटर नामक एक इकाई का उपयोग किया जाता है। तो पिकोमीटर किस लिए काम आता है? तो ये एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, मेजर की जाती है इससे एटॉमिक रेडियस, स्मॉल ऑब्जेक्ट को मेजर किया जा सकता है इससे। अब देखिए, पिकोमीटर इज़ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ का मेजरमेंट की यूनिट है ये। और 1 पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12 मीटर, ये ध्यान रखना है आपको। मोलर मास क्या होता है? देखिए, जो मोलर मास होता है द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका, सभी मॉलिक्यूल्स का जो सब्सटेंस में जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है, और इसे मेजर करते हैं ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल में। एटॉमिक डेंसिटी क्या होती है? देखो, एटॉमिक डेंसिटी क्या होती है? मास, इसे जो मेजर करते हैं, एटॉमिक डेंसिटी को जो मेजर करते हैं, कितने नंबर ऑफ उसमें जो एटम्स में है नंबर्स, तो उसे हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से और गामा स्पेक्ट्रोमेट्री से मेज़र करते हैं, जो एटॉमिक डेंसिटी है। और स्पिन क्वांटम नंबर, देखो, स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द इंट्रिंसिक एंगुलर मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अदर पार्टिकल, जो एंगुलर मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की और अदर पार्टिकल्स की, इंट्रिंसिक एंगुलर मूवमेंट, ठीक है, वो होती है। और इट हैज़ सेम वैल्यू फॉर और पार्टिकल्स ऑफ सेम टाइम और सेम टाइप, तो इसकी सेम वैल्यू होती है पार्टिकल्स के लिए जो एक तरह के पार्टिकल्स रहते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, तो ये इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का और अदर पार्टिकल्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। Who among the following was the former secretary HRD Information and Broadcasting and has been appointed as the advisor to the Prime Minister of India in October 2021? तो निम्नलिखित में से कौन पूर्व सचिव HRD सूचना एवं प्रसारण IB थे और उन्हें किस रूप में नियुक्त किया गया है अक्टूबर 2021 में? तो भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है? तो अमित खरे, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आप देखिए, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ऐसी चीज़ें थोड़ी याद रखनी है अगर कोई अपॉइंटमेंट होता है तो नया। अभी 2021 का पूछ रखा है, 2024 में पेपर हुआ है, 2024 में 3 साल पहले का पूछ रखा है, तो आपको 2-3 साल पहले की अपॉइंटमेंट याद रखनी है अगर कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हॉरोड डोमोर मॉडल वाज द मेन आइडिया बिहाइंड द 5 ईयर प्लान। तो पंचवर्षीय योजना के पीछे हेरोड डोमोर मॉडल मुख्य विचार था, तो किस पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान आया था उसमें कौन सा जो 5 ईयर प्लान था वो हॉरोड डोमोर मॉडल पर बेस्ड था? तो ये पहला वाला था, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, जो पहला वाला था ना, जो 5 ईयर प्लान, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1951 से और 56 तक था। ठीक है, और इसमें क्या था कि एग्रीकल्चर इरिगेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, तो मेन एरियाज यही थे। तो यहाँ पे भाखड़ा नागर डैम बनाया था और 5 IITs इसके लास्ट में ख़त्म होते होते, जब ये प्लान ख़त्म हो रहा था, तो 5 IITs एस्टेब्लिश की गई थी। और जो टारगेटेड ग्रोथ थी इसकी वो 2.1% थी, और अचीव कितना किया था हमने? तो 3.6%, तो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेके 61 तक था। तो इसमें क्या किया गया, इस पे किस पे स्ट्रेस किया गया था, फोकस किस पे था? तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था और पब्लिक सेक्टर पर। टारगेट ग्रोथ रेट क्या थी? तो ये थी 4.5%, और एक्चुअल जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी हुई थी? तो 4.27%। तो जितनी हमने ग्रोथ रखी थी टारगेटेड ग्रोथ रेट, उससे थोड़ी कम थी। तो ये किस पे बेस्ड था? तो ये PC महालनोबिस पर बेस्ड था, महालनोबिस। ठीक है, उस पर बेस्ड था सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो थर्ड 5 ईयर प्लान कब आया था? 1961 से और 66 तक था। तो और देखिए, ये किस पे फोकस किया गया था? यहाँ पे एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। पंचायत इलेक्शन भी हुए थे यहाँ पे, पहली बार वर इंट्रोड्यूस्ड, इस वाले प्लान में पहली बार पंचायत इलेक्शन भी हुए थे और इंट्रोड्यूस किया गया था पंचायत इलेक्शंस को। नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुए थे, राजस्थान में, आपको ध्यान होगा अगर आपने थोड़ा बहुत जी के पढ़ी है तो टारगेटेड ग्रोथ रेट कितनी रखी थी? 5.6, और एक्चुअल जो ग्रोथ रेट था वो था 2.4%। तो ये फेल हुआ था ज़्यादातर ये प्लान, क्योंकि सीनो चाइना
सीनो चाइना वार हुआ था और इंडो पाक वॉर हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, इंडो पाकिस्तान वॉर की वजह से और चाइना और इंडिया वॉर की वजह से ये हुआ था। और इसके बाद जब 66 के बाद 67 और 68 और 69 में स्टार्ट हुआ था नेक्स्ट, तो यहाँ पे हॉलीडे रहा था, प्लान हॉलीडे 69 से 4, जो 69 से 1969 से और 74 तक 4th 5 ईयर प्लान रहा था। तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी और बेस्ड ऑन द गडगिल फॉर्मूला पर बेस्ड था। यहाँ पे हमने सेल्फ रिलायंस पर फोकस किया गया था और ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो आया था वो 4th 5 ईयर प्लान में आया था। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो टारगेटेड ग्रोथ रेट है वो 5.6 था, बट एक्चुअल जो ग्रोथ रेट हुआ था, ग्रोथ कितनी हुई थी, 3.3%। अब जो 5th 5 ईयर प्लान था ये 1974 से लेके और 78 तक रहा था। और ये देखिए मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इसमें आया था, ये याद रखना है आपको। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम किस में आया था और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम किस में आया था। गरीबी हटाओ का नारा 5th 5 ईयर प्लान में दिया था और इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इसी में इंट्रोड्यूस किया गया था। टारगेट ग्रोथ रेट कितना था, 4.4%, बट एक्चुअल जो ग्रोथ रेट था वो 4.8% था। ठीक है, और इसमें देखिए जो ये 4th 5 ईयर प्लान था ना, इसमें 14th बैंक्स का नेशनलाइजेशन भी किया गया था, ये वाला जो प्लान था। इसके बाद रोलिंग प्लान आए थे, क्योंकि जनता गवर्नमेंट आ गई थी तो 3 साल तक रोलिंग प्लान चले थे, 2 साल तक। ठीक है, तो इतना हमने जानकारी ले ली है इनके बारे में। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वैन वाज द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इंट्रोड्यूस्ड। और देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी थी वो था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, रेगुलेट और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी प्लानिंग कमीशन, और ये कब बना था, 1950 में। इसके अलावा अब जो इसे प्लानिंग कमीशन को जो 17th हमारा 5 ईयर प्लान चल रहा था उसके बीच में ही ख़त्म कर दिया गया और 2015 में नीति आयोग बना लिया गया। ठीक है, तो नीति आयोग 2015 में बना था और प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन वाज द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी। तो ये 2008 में स्टार्ट की गई थी, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। और देखो किसने स्टार्ट करी थी, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने स्टार्ट करी थी, और हेल्थ सर्विसेज और सोशल सिक्योरिटी देने के लिए जो पॉवर्टी लाइन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, पीपल्स गरीबी रेखा से नीचे थे उनके लिए। और जो हेल्थ इंश्योरेंस है उन लोगों को भी शामिल किया गया था, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, उनको भी शामिल किया गया था। और जो यहाँ पे इंश्योरेंस का प्रीमियम था वो सेंट्रल गवर्नमेंट 75% देगी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 25% देगी, और जो बेनिफिशियरी है उसको 30 रुपये पर ईयर देने थे। ठीक है, इस वाली योजना में इतना आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। मनी सप्लाई इज़ अ कंसेप्ट ऑफ। तो ये स्टॉक है, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो क्या होता है, देखो टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू द पब्लिक, तो पब्लिक के पास जितना पैसा है हाथ में, ठीक है, एक्सेप्ट बैंक और गवर्नमेंट को छोड़ के, जितना इंस्टीट्यूशंस के पास, पब्लिक के पास करेंसी में, डिजिटल करेंसी में या फिर कॉइन्स में जितना भी पैसा है इकोनॉमी में एक एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो है। और इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या है, वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेट टाइम पीरियड में, बट इसमें क्या है, जो पब्लिक के पास पैसा है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द ऑफ एवरी स्टेट अनफॉल्स द फ्लैग इन इट्स कैपिटल ऑन द रिपब्लिक डे। तो हर राज्य का गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है। तो कौन फहराता है, जो कैपिटल है राज्य की, स्टेट की जो कैपिटल है, राजधानी है, उसमें जो फ्लैग जो अनफर्ल करते हैं, जो झंडा फहराते हैं, कौन फहराते हैं, तो वो है गवर्नर। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, गवर्नर फहराते हैं। और देखिए राजपथ, जो पहले राजपथ था अब उसे कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे फहराते हैं प्रेसिडेंट जी। रिपब्लिक डे पे फहराते हैं। रिपब्लिक डे कब होता है, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, तो एनेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को,
तो कमेंसमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन की 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, एनेक्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 को आया था कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट डेट इसी को मानते हैं हम, 26 जनवरी 1950 को। तो इसी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज जो लाहौर सेशन हुआ था 1930 में, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, इसी दिन 26 जनवरी को, तो इसलिए हम 26 जनवरी इन्होंने डेट रखी थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एज ऑफ जुलाई 2023। तो निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2023 तक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों में से एक हैं? तो ये है केशव प्रसाद मौर्य। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन की वैसे कोई सेंस बनती नहीं है एसएससी में, बट ठीक है, इन्होंने पूछ लिया तो बता देते हैं, याद भी रख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है ये, बट ऐसे पर्टिकुलरली स्टेट का पूछ लिया इन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ी तबीयत ख़राब है भाई, थोड़ी आवाज़ इसलिए ही आपको ऐसी लग रही होगी, तो कोल्ड हो रखा है 2-3 दिन से। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज वॉज फेमस सितारिस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं? तो ये हैं रविशंकर, पंडित रविशंकर जी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो शहनाई से इनका संबंध है। ठीक है, और जाकिर हुसैन जी का तबला से, और जो पंडित भीमसेन जोशी जी हैं, ठीक है, भीमसेन जोशी जी हैं जो, उनका हिंदुस्तानी जो म्यूजिक वोकलिस्ट हैं ये, और नोन फॉर ख्याल फ्रॉम द सिंगिंग। तो ये ख्याल के फॉर्म में सिंगिंग करते हैं और हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकलिस्ट हैं पंडित भीमसेन। तीनों आपको याद रखने हैं। और देखिए, बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया था, शहनाई बजाई थी जब हमारे इन द इवनिंग ऑफ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था इंडिपेंडेंस डे पर 1947 की इवनिंग पे, तो इन्होंने रेड फोर्ट पर शहनाई को बजाया था। ये भारत रत्न भी मिल चुका है इन्हें, और संगीत नाटक अकादमी से अवार्ड भी मिल चुका है इन्हें। ठीक है, और रविशंकर एसोसिएटेड है सितार से। तो तीनों आपको इन सब के बारे में याद रखना है, बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में, और जाकिर हुसैन जी के बारे में, और पंडित भीमसेन जोशी जी के बारे में। ठीक है, ये पूछा हुआ है किस जो घराना है उससे रिलेटेड है, कौन से म्यूजिक से एसोसिएटेड है ये। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, और ये सभी भी पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 18, थ्री पोइट्स पंपा, पोन्ना, रान्ना आज कॉल्ड एज द थ्री ज्वेल्स ऑफ। तो तीन कवियों में पंपा, पोन्ना और रन्ना को तीन रत्न कहा जाता है। तो ये किस लिटरेचर से रिलेटेड हैं? तो ये कन्नड़ लिटरेचर से एसोसिएटेड है। इन्होंने अपनी रचनाएं कन्नड़ लिटरेचर में ही दी हैं, कन्नड़ में जो लैंग्वेज है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब देखो, आपको तमिल के भी याद रखने थोड़े। तो संगम लिटरेचर जो था, फर्स्ट सेंचुरी सी से लेके और 6th सेंचुरी सी तक चला था इनका जो रूल था। आपने सुना होगा पांड्या, चोलाज और चेराज यहाँ तमिलनाडु में, तो पांड्याज यहाँ केरला में। चोलाज और चेराज और पांड्याज यहाँ केरला में। ये संगम लिटरेचर, संगम जो एज है उसके टाइम में ही थे। तो संगम लिटरेचर तमिल वर्क था। तो इनके कुछ राइटर थे, तोलकापियार जिन्होंने तोलकापियम लिखी, और इलांगो एडिगल इसने शिल्पादिकरम लिखी, और सीतालाई सतनार ने मनी मेघलाई लिखी। ये याद रखना है, पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन क्लासिकल वियोलिनिस्ट अन्ना वारूपा रामास्वामी वाज अवार्डेड विद इन 2021 2021। भारतीय राष्ट्रीय वायलिन वादक अन्ना वरपुराम स्वामी को 2021 में से सम्मानित किया गया। तो कौन सा अवार्ड मिला है इन्हें? मिला था 2021 में, तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम। देखो, भारत रत्न, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, कंट्री का। और फिर उसके बाद आता है पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, देन पद्म श्री।
तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और पद्म भूषण में क्या है, एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए दिया जाता है। ये है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए, डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए। और पद्म भूषण है जो डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज विद हायर ऑर्डर, और ये दिया जाता है पद्मश्री डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। और इस बार जो 2024 में देखिए टोटल जो पद्मा अवार्ड मिले हैं, पद्मा अवार्ड कितने मिले हैं, तो 132 पद्मा अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें से देखो पद्म विभूषण जो मिले हैं वो 5 हैं, और पद्म भूषण 17 है, और पद्म श्री कितने मिले 110, तो टोटल हो गए 132। और 5 मिले हैं पद्म भूषण, तो भारत रत्न। देखिए जनरली जो भारत रत्न जो मिलते हैं वो 3 लोगों को मिलते हैं साल में, बट इस बार एक्सेप्शनली गवर्नमेंट ने 5 लोगों का नाम अनाउंस किया है, तो 5 लोगों को मिला है। तो 5 लोग कौन कौन से हैं वो, देखिए आपको याद रखने हैं। MS स्वामीनाथन जी, स्वामीनाथन, और LK अडवाणी, और चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। और देखिए MS स्वामीनाथन, LK अडवाणी, चौधरी कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह के बाद कर्पूरी ठाकुर, और एक और हैं जो PV नरसिम्हा राव। तो ये 5 पर्सनालिटीज़ हैं जिन्हें इस बार का जो भारत रत्न है 2024 में वो मिला है। अब पद्म विभूषण भी मिला है, तो पद्म विभूषण किसे मिला है, पद्मा सुब्रमण्यम, और एक है विजयंती माला, विजयंती विजयंती माला। और चिरंजीवी जी, एक्टर पॉलिटिशियन है चिरंजीवी। और वेंकैया नायडू, एक्स जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं वेंकैया नायडू जी। और एक और पर्सनालिटी हैं जिन्हें मिला है, तो ये है बिंदेश्वर पाठक। तो ये फाउंडर थे सुलभ इंटरनेशनल के। ठीक है, सोशल सर्विसेज में इन्होंने काफ़ी काम किया है, और टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है, थोड़ा पद्मा अवार्ड्स के बारे में। और स्टार्ट कब हुए थे पद्मा अवार्ड्स, 1954 में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर was established board of control was established in England to control and supervise the administration of British India। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो किस एक्ट के थ्रू बना था ये, तो ये बना था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो इसके अंदर आया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था कंपनी के। अब इसके अलावा जो देखिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था ये हमने बता दिया, पॉलिटिकल अफेयर्स और पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये बना था कॉमर्शियल फंक्शंस के लिए, तो कॉमर्शियल फंक्शंस 1773 में। यह है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स आया था 1784 में, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ये थे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें। और 1793 का इस समय जो गवर्नर जनरल की जो पावर्स थी और ओवरराइडिंग पावर्स वो इंक्रीज कर दी थी। वो काउंसिल पर ओवरराइड, काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। और जो मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट की जो शक्तियाँ थी वो इसके अंदर ही कर दी गई, जो बंगाल जो गवर्नर जनरल है उनके अंडर कर दी गई। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो बिहाफ ऑन जो कंपनी के जितने भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिसीजंस हैं वो अब लिए जाएंगे किसके बिहाफ पर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर लिए जाएंगे। 1813 में जो कंपनी की मोनोपोली है वो ख़त्म कर दी गई। ट्रेड में बस 20 साल के लिए चार्टर को बढ़ा दिया गया, और मोनोपोली टी और चाइना के साथ ही रह गई थी। और यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्हें अलाउड कर दिया गया था, ठीक है, जो स्प्रेड करने के लिए जो क्रिश्चियनिटी है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। और 1793 में ही परमानेंट सेटलमेंट, लैंड जो
के लिए जो परमानेंट सेटलमेंट आया था उस समय, और लॉर्ड कॉर्नवालिस इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द ओवरऑल चैंपियन इन बोथ मैन एंड वुमेन कैटेगरीज इन द फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले जनजातीय खेल महोत्सव में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन था? तो ये था उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कहाँ पे हुए थे? 2023 में इसका पहला एडिशन हुआ था जनजातीय खेल महोत्सव का, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में, एंड KIIT में भुवनेश्वर में उड़ीसा में हुआ था, और उड़ीसा ने ही जीता था मैन और वुमेन कैटेगरी में। जो ओवरऑल चैंपियन रहा था वो उड़ीसा ही रहा था। इसमें क्या है कि देखो, मोटिवेट करना जो ट्राइबल स्पोर्ट्समैनशिप है उसे, और लोगों को ज़्यादा इंस्पायर्ड करना गेम्स के थ्रू, ठीक है। तो यही इसका मकसद था, और पहला जो हुआ था फर्स्ट एडिशन 2023 में, और ये हुआ था उड़ीसा में भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू दी वर्ना सिस्टम दैट वाज प्रीवेलेंट इन द वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ वर्ना। तो वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं था? तो वैदिक काल में कितने वर्ण थे? 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो समिति नहीं था इसमें से, इसको आप सही कर सकते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। क्योंकि इन्होंने नोट पूछा है, एग्जाम में ध्यान रखना है, कई बार आप ऑप्शन पे जाते जाते नोट को भूल जाएंगे, तो नोट बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है भैया। तो ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, याद रखना है। और आपको देखो, वैदिक पीरियड कितने से कब तक था? तो ये 1500 BC से लेके और 1600 BCE तक था। IBC के बाद आया था ये, ठीक है। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था, 2 पार्ट में डिवाइड था ये वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 BC तक, और लेटर वैदिक पीरियड 1000 से और 600 BC तक। इसके बाद महाजनपद का टाइम स्टार्ट हो गया था, और न्यू रिलीजन्स आए थे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म स्टार्ट हो गए थे यहाँ पे, क्योंकि इनमें रिचुअलिस्टिक ज़्यादा ही थे कुछ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये 4 वर्ण थे, समिति नहीं था इसमें। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 23। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू रिप्रेजेंट द कंट्री एट दी 2012 लंदन ओलंपिक्स गेम्स। तो 2012 में लंदन ओलंपिक्स खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो ये थी गीता फोगाट। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। जो पहले ओलंपिक्स हुए थे वो एथेंस में हुए थे, एथेंस ग्रीस में, और 1896 में। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर 24। विच मरीन कैराटोनॉइड इज अबंडेंट इन ब्राउन सीवीड और मैक्रो एल्गी एंड डायटम्स में। तो भूरे समुद्री शैवाल, मैक्रो एल्गे और डायटम्स में कौन सा समुद्री कैराटोनॉइड प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये कैराटोनॉइड है फूका जैंथिन। तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। तो इसमें देखिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हेल्थ बेनिफिट होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है, एंटी कैंसर जो गुण होते हैं इसमें होते हैं। तो ये किस में मिलता है? तो ये सीवीड्स में, मैक्रो एल्गी में और डायटम्स में मिलता है, जो कि मरीन कैराटोनॉइड है। हेल्थ बेनिफिट काफ़ी है इसमें, याद रखना है आपको, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 25। द पार्लियामेंट पास्ड द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल इन अगस्त 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द पासिंग इट। तो एक ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है इस बिल का। तो संसद में अगस्त 2021 में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य है इसे पास करने के पीछे? तो ऑब्जेक्टिव कौन सा है?
तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या लग रहा है आपको, टू एनकरेज द मोर एफडीआई इन डिफेंस। तो असेंशियल के बारे में है ये, असेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल। तो कुछ ना कुछ हम एसेंशियल के बारे में देखेंगे। टू प्रोहिबिट स्ट्राइक लॉकआउट्स एंड ले ऑफ्स इन यूनिट इंगेज इन असेंशियल डिफेंस सर्विसेज। तो देखो कीवर्ड मिल गया ना, तो यही इसका ऑप्शन आंसर है। और देखिए दूसरे आंसर में इतना मैच भी नहीं खा रहा और असेंशियल डिफेंस सर्विस बिल है। तो एग्जामिनर ना ऐसे ऑप्शन सेट करता है कि आप जनरल वे में भी निकाल सकें अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि भाई सारे एक्ट्स थोड़ी ना याद होंगे क्या क्या प्रोविज़न है उनके। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही इसका आंसर है। अपॉइंटमेंट मोर वुमेन इन द डिफेंस, थर्ड ऑप्शन नहीं। टू इम्प्लीमेंट वन रैंक वन पेंशन, ये तो बिल्कुल नहीं है असेंशियल सर्विसेज असेंशियल डिफेंस सर्विस बिल में। तो देखिए हम मैच कर लिया हमने असेंशियल। ठीक है, ये रहा। तो मैच द वर्ड से भी आप निकाल सकते हैं अपना आंसर। तो ऑप्शन टू इज़ द सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड इज़ द राइट आंसर। टू प्रोहिबिट स्ट्राइक लॉकआउट्स एंड ले-ऑफ्स इन यूनिट्स इंगेज्ड इन असेंशियल डिफेंस सर्विसेज। तो ये आपके 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए थे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन ड्रॉट प्रोन एरियाज वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दी। तो कब स्टार्ट किया गया था ये, कौन से 5 ईयर प्लान में जो ड्रॉट प्रोन एरिया आया था। तो देखो हिंदी में देख लेते हैं। सूखा प्रवण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो किस 5 ईयर प्लान के दौरान ये स्टार्ट किया गया था, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको रिपीटेड क्वेश्चन को तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। तो आपको बताना है कौन से 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था ये। तो ये हुआ था 4th 5 ईयर प्लान में। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब देखो हम 5 ईयर प्लान्स के बारे में देख लेते हैं। देखो जो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे वो डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट हुए थे, जो प्लानिंग बेसिस पर हमें अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना था, तो तब स्टार्ट किए थे। और देखिए इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग और जो रेगुलेटिंग एजेंसी है वो कौन सी थी, तो प्लानिंग कमीशन थी। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन कब बना था, प्लानिंग कमीशन तो ये बना था 1950 में। ये इसके थ्रू ये डेवलपमेंट ये जो है जो प्लानिंग कमीशन है ये इम्प्लीमेंटिंग और रेगुलेटिंग एजेंसी थी। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स की। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब आया था, 1951 से और 56 तक। सेकंड जो था वो कब आया था, तो ये किस पे बेस्ड था, जो 1951-56 में फर्स्ट वाला था हॉरोड डोमोर मॉडल पर, और इसमें हॉरोड डोमोर मॉडल पर बेस्ड था। और इसमें देखिए एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, पहले वाले प्लान में। और इसमें देखिए जो भाखड़ा नागल डैम है उस पर काफ़ी खर्चा हुआ था, भाखड़ा नागल डैम। और 5 आईआईटीज एस्टेब्लिश करी थी इसमें। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो आईआईटीज हैं वो एस्टेब्लिश करी थी। अब सेकंड जो 5 ईयर प्लान था वो आया था 1956 से लेके और 61 तक। तो इसमें क्या हुआ था, ये पीसी महालनोबिस पर बेस्ड था, महालनोबिस। ठीक है, और इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेकंड 5 ईयर प्लान कब आया था। अब थर्ड 5 ईयर प्लान जो आया था, अब देखिए हम इन सब प्लान्स के बारे में और देख लेते हैं। जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो कब आया था, 1961 से और 66। तो इसका जो फोकस था देखो एग्रीकल्चर पे और इम्प्रूवमेंट इन दी प्रोडक्शन ऑफ वीट, वीट के जो प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करना था, एग्रीकल्चर पे इसका फोकस था थर्ड 5 ईयर प्लान का। आपको डेट याद रखनी है कब से कब तक आया था ये। और इसमें देखिए जो 5 ईयर प्लान है इसमें एक तो ये पूछता है कि किस मॉडल पर बेस्ड था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो किस मॉडल पे बेस्ड है, तो हॉरोड डोमोर मॉडल पर बेस्ड है। और ये दूसरा वाला है जो पीसी महालनोबिस पे बेस्ड है। और जो थर्ड वाला है इसमें फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे और इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, वीट के प्रोडक्शन पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। और यहाँ पे देखिए पंचायत इलेक्शन स्टार्ट हुए थे, इंट्रोडक्शन हुआ था इस प्लान में ही पंचायत इलेक्शन का। 1960 में पहली बार इलेक्शन हुए थे राजस्थान के नागौर में।
राजस्थान के नागौर में पहली बार इलेक्शन हुए थे 1960 में। 3 टायर सिस्टम था ये वाला, 3 टायर, ठीक है। द टारगेट ग्रोथ रेट था, और उस टाइम पे जो थर्ड 5 ईयर प्लान आया था उसमें टारगेटेड ग्रोथ रेट था 5.6%। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में ही। और जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो ओनली 2.4%। जो एक्चुअल हुआ था ग्रोथ रेट वो 2.4% था, और जो टारगेट रखा गया था वो 5.6% था। अब देखो फोर्थ 5 ईयर प्लान देख लेते हैं। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या था, इसके बाद देखो फोर्थ 5 ईयर प्लान में और इसमें देखो गैप है ना, तो ये गैप किस लिए है, 67 और 68। तो यहाँ पे ये गैप हुआ था, हॉलीडे था, प्लान हॉलीडे बोलते हैं इसे। क्यों था, क्योंकि देखो सीनो चाइना वार चल रहा था इस टाइम पे, सीनो चाइना वार, ठीक है, और इंडो पाकिस्तान वॉर, इंडो पाक वॉर चल रहा था। तो चाइना और पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था, इस वजह से ये प्लान जो है थोड़ा फेल हुआ था। थर्ड 5 ईयर प्लान है जो, तो इसमें गैप था। फिर प्लान जो प्लान हॉलीडे था 2 साल का 67 68 में। तो फिर उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ, तो ये हुआ 69 से 1969 से 74 तक, 74 तक। तो 1969 से 74 तक। और इसमें क्या गया गया था, देखो इंट्रोड्यूस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी। तो इस समय पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। और ये किस पे बेस्ड था, तो ये गडगिल मॉडल पर बेस्ड था। गडगिल जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड था। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और इस वाले जो प्लान में फोर्थ 5 ईयर प्लान में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, 14 मेजर इंडियन बैंक्स। और इस टाइम पे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, 1960 65 और 68 69 के बीच में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पे काफ़ी फोकस किया गया था। और देखिए ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, तो ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में ही आया था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस पे बेस्ड था गडगिल मॉडल पर, और इसमें नेशनलाइजेशन किया गया था 14 बैंक का। और टारगेटेड ग्रोथ रेट कितना था, 5.6%। बट एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना हुआ, 3.3%। तो ये चीज़ें जो मेन पॉइंट है वही आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। देखिए ये आया था 1974 से और 78 तक, 4 साल तक चला था ये। तो इसमें क्या हुआ था, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम। और देखिए ये वाला जो है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ये इंट्रोड्यूस किया गया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा हुआ है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। और स्ट्रेस ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, तो इस वाले प्लान में क्या था कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया गया था और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए काम किया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा भी फिफ्थ 5 ईयर प्लान में दिया था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ किस 5 ईयर प्लान में दिया था, तो ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। सिक्स 5 ईयर प्लान में कब से कब तक था, तो ये 1980 1900। देखो इसके बीच में क्या हुआ था, यहाँ पे रोलिंग प्लान आ गए थे 2 साल के लिए। रोलिंग प्लान क्यों आए थे, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, जनता गवर्नमेंट आ गई थी, तो वो लेके आई थी रोलिंग प्लान। तो 78 79 और 80, तो 2 साल के लिए चले थे जो रोलिंग प्लान है, 1 साल वाला वो। तो जो सिक्स ये जो सिक्स 5 ईयर प्लान है 1980 से 1985 तक। तो इसमें क्या हुआ था, देखो फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस की गई थी यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवारमन कमेटी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। तो देखिए जो नाबार्ड है, नाबार्ड की स्थापना की गई थी इसी टाइम में। नाबार्ड, ये पूछ सकता है आपसे, नाबार्ड। तो ये किसके रिकमेंडेशन पे की गई थी, तो शिवारमन कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन पर ये जो नाबार्ड बैंक है एस्टेब्लिश करी गई थी, फाउंड की गई थी, फाउंडेड, तो स्थापित की गई थी, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 के आसपास हुई थी, 1982 में ही हुई थी शायद, ठीक है। एग्जैक्ट ईयर आप एक बार देख लेना, चेक कर लेना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना उसे। तो 6 5 ईयर प्लान 1980 1980 से 1985 फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस्ड। और दूसरा इसमें जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी किसकी रिकमेंडेशन पर, तो शिवरमन कमेटी थी, उनकी रिकमेंडेशन पर। 7th 5 ईयर प्लान
आया था 1885 से लेके और 90 तक। तो 1985 है भाई, 1885 नहीं है, गलत टाइप कर रखा है यहाँ पे। बोलता हूँ मैं टाइपिंग वाले को एक बार, ठीक है। तो 7th 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? तो 1985 से और 90 के बीच में। तो स्ट्रेस ऑन इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ पे जोर दिया था, फोकस था इम्प्रूव करना जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी है उसे, लेवल थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन करना, और टेक्नोलॉजी के थ्रू जो इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज़ करना, इंक्रीज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज़ करना, और इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, फूड ग्रेन में फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ करना, एंड जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बाय प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस, इम्फेसिस एंटी पॉवर्टी। यहाँ पे एंटी पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए उस पर काफ़ी जोर दिया गया था। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ एंड नीड्स टू मेक इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। तो 7th 5 ईयर प्लान में ये हुआ था। वैसे मोस्टली जो पहले 5 5 ईयर प्लान है उनसे ही मोस्टली क्वेश्चंस बनता है, तो आप पहले 5 पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखें। 4th 5th 3rd 2nd और 1st, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछता ही है, ठीक है। उसके सेलेक्टेड एरियाज हैं गरीबी हटाओ, ग्रीन रिवॉल्यूशन, गडगिल फार्मूला, और पीसी महालनोबिस, और दूसरा जो है हॉरोड-डोमर मॉडल। तो पहले 5 पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है क्योंकि क्वेश्चंस यहीं पे बनते हैं। और इस सिर्फ जो सीजीएल हुआ है 2024 का, इसमें देखिए उनका फोकस जो एग्जामिनर का है, देखो वो काफ़ी ज़्यादा है इस पे प्लानिंग, ये जो 5 ईयर प्लान्स हैं। तो मोस्टली एक हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है प्लानिंग इसका 5 ईयर प्लान का, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है। तो हम पूरा जो 5 ईयर प्लान है हमने देख लिया है, पूरा स्ट्रक्चर उसका। तो अब और देखिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जो प्लानिंग कमीशन था, जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग और रेगुलेटिंग एजेंसी थी, 1950 में बना था। तो ये इसको ख़त्म कर दिया गया, और तो इसकी जगह रिप्लेस किसने कर दिया इसको? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर दिया 2015 में, 2015 में, ठीक है। तो इसकी अप्रोच थी टॉप टू बॉटम, और इसकी अप्रोच है बॉटम टू टॉप। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? पद्यानी इज़ अ लोकल डांस फॉर्म प्राइमरली परफॉर्म्ड इन टू प्लीज गॉडेस भद्रकाली। तो पदायनी एक स्थानीय नृत्य रूप है जो मुख्य रूप से देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए खालिस्तान में किया जाता है। तो ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो कहाँ किया जाता है ये? तो ये होता है आपका केरला में। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो जो है पदायनी, जो एक डांस है, जो लोकल डांस है जो परफॉर्म किया जाता है केरला में गॉडेस भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए। तो केरला में देखिए और भी डांस होते हैं, तो केरला का और डांस कौन सा है आप बताओ? एक कथकली, कथकली होता है, और दूसरा होता है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, ठीक है। ये दोनों क्लासिकल डांस हैं। और आसाम में होता है देखो एक सतरिया डांस, सतरिया डांस, और उड़ीसा में होता है ओडिसी। ये सारे क्लासिकल डांस हैं। और वेस्ट बंगाल में छऊ, छऊ जो डांस होता है वेस्ट बंगाल में, ये सेमी क्लासिकल डांस है। इसका स्टेटस दिया था कल्चरल मिनिस्ट्री ने, कल्चरल मिनिस्ट्री ने। और छऊ डांस वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में होता है। उड़ीसा और झारखंड में भी होता है ये वाला डांस जो छऊ डांस है। ये सारे क्लासिकल डांस बता रहा हूँ मैं आपको। और क्लासिकल डांस का जो स्टेटस देता है वो संगीत नाटक अकादमी देती है, जो बनी थी 1953 में। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है किसी भी तरह से, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछा है ये क्वेश्चन, और मैं वही बता रहा हूँ जो पूछे हुए हैं, ठीक है। 8 क्लासिकल डांस हैं, वो आपको याद रखने हैं। और भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, और कच्चीपुड़ी है, ये है आंध्र प्रदेश का, ठीक है भैया। इतना आपको ध्यान रखना है। और एक है कौन सा? कथक, ये भी आपका क्लासिकल डांस है जो कि है यूपी का। अब आगे इनके बारे में और डांस देख लेते हैं जो लोकल डांस हैं। तो उड़ीसा का देखिए और भी है, संबलपुरी और बामसारिनी और दलखाई, ये लोकल डांस है उड़ीसा का, आपको ध्यान रखना है। और क्लासिकल डांस तो मैंने आपको बता ही दिया, ओडिसी।
ओडिसी क्लासिकल डांस है, बाकी ये लोकल डांस वहाँ पे फेमस डांस है वो होते हैं। और वेस्ट बंगाल में देखिए क्लासिकल डांस है छऊ। इसके अलावा जो वहाँ पे लोकल डांस होते हैं फेमस डांस, गंभीरा, बॉल, बरीता और जत्रा, ये वहाँ पे होते हैं वेस्ट बंगाल में। केरला के कुछ और देखो, ओनम फेस्टिवल यहाँ पे चलता है, केरला में होता है। और जो डांस है फेमस डांस कुडियट्टम, ओपन्ना और कोलकाली और थिरुवंती रकाली और मरगम काली, ये आपको ध्यान रखने हैं। फेमस डांस पूछ सकता है दूसरे एग्ज़ाम्स में अपकमिंग में। आसाम का मैंने आपको बता दिया सतरिया डांस। उसके अलावा जो यहाँ पे फेमस डांस होते हैं और बगुरम्बा, भोरताल नृत्य, बिहू होता है और एक सतरिया होता है। सतरिया तो क्लासिकल डांस है इसका। तो ये मैंने आपको क्लासिकल डांस के बारे में बता दिया और जो फेमस डांस है स्टेट्स के वो भी बता दिए हैं। आपको डांस, जब मैं आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर लेके आऊँगा तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्ट एंड क्लियर, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी भी क्योंकि रिपीट कर रहा है ना एसएससी, तो उनका फोकस इन्हीं स्टेट्स पे रहता है मोस्टली। ठीक है, तो आपको इनके बारे में याद रखना है। जब आप देखेंगे ना PYQ सीरीज़ को तो आपको वैसी चीज़ें याद हो जाएंगी ये बहुत सारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू बेस्ड ऑन द 4NH3G+5O2 है ये, और इसको बैलेंस करना है 4NO+6H2O। तो इसमें पूछा है भाई जो ऑक्सीडेशन कहाँ किसकी इंक्रीज होगी और किसकी डिक्रीज होगी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। देखो इसमें क्या होगा, जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर्स उनके इंक्रीज होंगे नाइट्रोजन के, और जो ऑक्सीजन है उसको के ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन फर्स्ट एंड पहला और डी सही है। तो 4NH3 और 5O2 और इसको बैलेंस करके 4NO+6H2O के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो N ऑक्सीकृत हो जाता है और O कम हो जाता है। O डिक्रीज होगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच इंडियन म्यूजिशियन फ्रॉम महाराष्ट्र रिसीव्ड द पद्मा विभूषण 2023। तो महाराष्ट्र के किस भारतीय संगीतकार को पद्म विभूषण 2023 मिला, तो बताना है आपको। तो ये हैं जाकिर हुसैन, इन्हें 2023 का पद्म विभूषण मिला है और ये रखते हैं संबंध तबला से। ठीक है, तो ये जो रामदास पालसूले हैं ये भी तबला से एसोसिएटेड हैं, और भारत कामत ये भी तबला से एसोसिएटेड हैं, और मिलिंद दाते तो ये हैं फ्लूटिस्ट और जो म्यूजिक कंपोजर हैं और फ्लूटिस्ट हैं, बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी फ्लूटिस्ट। ठीक है, और हरिप्रसाद चौरसिया भी फ्लूटिस्ट हैं। ठीक है, बांसुरी से उनका संबंध है, एसोसिएटेड हैं बांसुरी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है और नेक्स्ट जो आने वाले एग्जाम में उनमें पूछ सकता है क्वेश्चंस, तो आपको ध्यान रखना है। तो जाकिर हुसैन फेमस पर्सनालिटी है, आपको ध्यान रखना है, इनका एसोसिएशन है तबला से, तबला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो इसमें से आपसे पूछा है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। तो देखो आपको थोड़ा सा, अगर आपने मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स पढ़े ना तो इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। छोटा नागपुर रीजन है ना, वो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन में आता है। भोजपुर, मुंगेर और जयपुर अजमेर ये तो मेजर है नहीं। बिलासपुर, कोरबा ये भी मेजर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है जो जिसमें मेजर दे रखा है, छोटा नागपुर रीजन। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो हम मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स देख लेते हैं। देखो इंडिया के जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो आपको याद रखने हैं, इसलिए मैंने दिए हैं ताकि आप याद रख सकें। तो पहला वाला है, देखो मुंबई पुणे जो इंडस्ट्रियल रीजन है, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन है कलकत्ता में, हुगली रिवर पर जो के आसपास, तो हुगली रीजन है। बंगलोर तमिलनाडु इंडस्ट्रियल रीजन, ये मेजर रीजन है। गुजरात इंडस्ट्रियल, गुजरात में देखो ये अहमदाबाद, वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन, और उसके अलावा देखो छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन, ये मेजर है। विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन, और गुड़गांव दहली मेरठ इंडस्ट्रियल रीजन,
और है कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन। ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है जो आपको याद रखने हैं। आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी में भी, मेंस में भी पूछ सकता है, एसएससी सीजीएल का जो मेंस आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। तो राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खेल आयोजन से जुड़ी हुई है। तो ये है नेशनल गेम से जुड़ी हुई है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। तो जो इस बार का जो इवेंट है वो महाराष्ट्र ने जीता था, जो राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी है। और देखो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, ये पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाने जाते थे। 2018 में स्टार्ट हुए थे, 2019 में इसका नाम चेंज कर दिया था। ठीक है, तो इसका नाम हो गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के आसपास ही स्टार्ट हुए थे। तो नेशनल गेम्स कब से स्टार्ट हुए थे, तो ये 1940 से स्टार्ट हुए थे। पहला वाला जो हुआ था बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द रिनाउंड गज़ल सिंगर गिरिजा देवी वाज बोर्न इन। तो प्रसिद्ध गज़ल गायिका गिरिजा देवी का जन्म कहाँ पे हुआ। तो ये आपको स्टेट बताना है। तो इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो ये चीज़ ना आपको बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं कर सकते ना, इसमें कुछ समझा सकते हैं। तो ये आपको याद ही रखना है क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो इतना याद रखें कि ये गज़ल से इनका एसोसिएशन है, और दूसरा ये कहाँ से हैं, तो उत्तर प्रदेश से हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो भारत में जो राजनीतिक दल हैं उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, अब देखते हैं इस वाले को। अगर आपने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है बिल्कुल भी। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, अ पॉलिटिकल पार्टी सिंबल इज असाइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जो पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स हैं उन्हें कौन असाइन करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो पंचायत पे होते हैं वो कौन करता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं, इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम क्लासिफाइड एज अ नेशनल स्टेट और रीजनल लेवल। तो ये स्टेटमेंट हमें थोड़ी सही लग रही है, चलो इसे छोड़ देते हैं अभी बाद के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। देखो, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर थोड़ी ना रजिस्टर्ड होंगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर जो होंगी रजिस्टर्ड होंगी। और रजिस्टर्ड किस किस उसमें होंगी, तो ये है देखो 29A है, सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो 1951 है, उसके अंडर रजिस्टर्ड होंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना भाई रजिस्टर्ड करेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो ये गलत है, ये भी गलत है। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, द स्टेटस ऑफ पार्टी इज अकॉर्डेड बाय द पार्लियामेंट। इलेक्शन कमीशन ही देता है भैया स्टेटस भी। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो इंडिया हैज़ ए मल्टी पार्टी, ये तो पता ही है आपको भाई, मल्टी पार्टी है इंडिया में, इतनी सारी पार्टी हैं। ठीक है, इंडिया हैज़ ए मल्टी पार्टी सिस्टम क्लासिफाइड एज ए नेशनल स्टेट और रीजनल लेवल की जो पार्टियां हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया, सेक्शन 29A के अंडर RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसके अंदर रजिस्टर्ड होती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 से 329 तक है। ठीक है, और 3 मेंबर बॉडी है ये। और क्या है इलेक्शन कमीशन, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको ध्यान रखना है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ वॉज द ग्रोथ इन ऑल फूड ग्रेन्स आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में वृद्धि कैसे हुई। तो भाई कैसे हुई आपको बतानी है, तो डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से हुई, एक जैसी थोड़ी ना वृद्धि हुई थी। तो जो ग्रीन बेल्ट थी यहाँ पे, जो ग्रीन बेल्ट बेल्ट थी ये वाली, देखो कुछ इस तरह से है, मैं वैसे ही मैप बना रहा हूँ फ्री हैंड से। ठीक है, कुछ इस तरह से है। तो जो ग्रीन बेल्ट थी देखो,
भाई ये बिल्कुल फ्री हैंड से बनाया है मैंने, मैं बस आपको समझाने के लिए, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हरियाणा और इधर यूपी में और इधर पंजाब में, तो यहाँ पे ही ग्रीन बेल्ट थी, यहाँ पे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन किया गया था। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो हुई थी किस में हुई थी? वीट और राइस में। ठीक है, जो फूड ग्रेन थे उनकी जो सबसे ज़्यादा बूस्ट हुआ था जो प्रोडक्शन में, इनके वीट और राइस में, तो डिस्प्रपोर्शनेट थी एज़ कम्पेयर टू जो प्रोडक्शन हो रहा था अदर पार्ट्स में इंडिया के में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन में, तो इसे डिस्प्रपोर्शनेट। मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, जैसे पूरी बॉडी होती है ह्यूमन की, अब बॉडी से ज़्यादा किसी का हेड ग्रोथ कर जाए तो उसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट ग्रोथ। ठीक है, जो यहाँ पे हुआ था, सिग्निफिकेंटली बूस्टेड द फूड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स पर्टिकुलरली राइस और वीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। तो जो ये हुआ था ये यूपी में, हरियाणा में और पंजाब में, यहीं पे इंट्रोड्यूस करी गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर थे वो कौन थे? MS स्वामीनाथन, इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के। और जो वर्ल्ड का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग भी है ये, बोरलॉग। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पे ध्यान रखना है SSC वालों, ध्यान रखें क्योंकि आपका ध्यान भटक जाता है क्योंकि जल्दी में इतने होते हो, तो नॉट से आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे रखा है भाई हमारे में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो है ही इसका फीचर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बिल्कुल जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। और ब्लेंड ऑफ रेजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड है दोनों का, रेजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, ना तो एक तरफ रेजिडिटी है और ना बिल्कुल एक फ्लेक्सिबल ही है, तो उन दोनों का मिक्सचर है रेजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। तो डुअल सिटीजनशिप नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड ही नहीं करता, तो सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, यही इसका आंसर है। नॉट पूछा है डुअल सिटीजनशिप, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। और देखिए जो वोटिंग एज थी वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसमें वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया गया था? तो ये था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 1989 में हुआ था ये। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे फीचर्स हैं सिर्फ इसके डुअल सिटीजनशिप को, और सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, पार्ट 2 में है किस आर्टिकल से? 5 से 11 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 5 से और 11 के बीच में दे रखा है सिटीजनशिप पार्ट 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 अमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, तो महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया? तो आपको बताना है किस अधिनियम में संशोधन किया गया। तो ये इसका आंसर है क्या? फोर्थ, द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो इसका आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है भाई वो, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसका हाथ पैर होता ही नहीं है, कहाँ तक याद करेगा बच्चा, बट आपको रटना ही है क्योंकि रिपीट करता है। तो एग्जामिनर भाई, एग्जामिनर के पास क्वेश्चन बचे नहीं है अब वो इधर उधर से घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप रट लो ऐसे क्वेश्चनों को जो फैक्चुअल है, इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। अंडर द मेरो रुख मेरो संतति इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द स्टेट सिक्किम, चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग 2023 इन 2023, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड फॉर एवरी चाइल्ड बोर्न इन सिक्किम। तो 2023 में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा शुरू की गई मेरो रुख मेरो संतति पहल के तहत सिक्किम में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए कितने पेड़ लगाए जाएंगे? तो ये जो स्कीम है स्टार्ट करी थी सिक्किम गवर्नमेंट ने, तो इसमें किसी भी बच्चे के जन्म पर 100 पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोऑर्डिनेशन रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, गवर्नमेंट का मेन एम है पेरेंट्स चाइल्ड और नेचर के बीच, नेचर को इम्प्रूव करना है। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है भाई सिक्किम गवर्नमेंट की जो 2023 में आई थी।
ठीक है, 100 पौधे लगाने आपको ध्यान रखना है। मैं करंट अफेयर्स की एक देखो जिस सीरीज़ है वो स्टार्ट करूँगा अभी कुछ टाइम में ही, तो आपको करंट अफेयर्स की भी दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। बट इसका काम है भाई 2-3 साल के करंट अफेयर्स पिछले पूछता है। ये जो है ना एसएससी बच्चों को ना भाई इतनी मेहनत करवा रहा है जीएस में भी एक तो मैथ में, इंग्लिश में, और ऊपर से जीएस का देखो 3-3 साल पीछे के क्वेश्चंस पूछ रहा है। मतलब कुछ भी एग्जामिनर पता ना क्या ही कैसे ही पेपर सेट कर रहा है भाई। भाई पिछले 1 साल के पूछ ले, 12 महीने के, पिछले 3 साल के भाई को वो पूछ रहा है, और वो भी बिल्कुल फैक्चुअल, जिसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना, बस याद ही रखना है। अब बच्चे के पास इतनी सारी चीज़ें हैं, स्टूडेंट के पास पढ़ने के लिए, तो भाई कैसे याद रख सकता है। तो आपको ज़्यादा डरना नहीं है, 1-2 क्वेश्चन अगर छोड़ भी देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको वो क्वेश्चन नहीं छोड़ने जो बिल्कुल फैक्ट वो जो कंसेप्चुअल है, जिसमें कुछ समझने का है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। क्वेश्चन पर हम छोड़ेंगे किसी क्वेश्चन को नहीं, ठीक है। अगर दोबारा हमें एग्जाम में दिख गया तो उसकी पूरी वो कर देंगे, उसके धागे खोल देंगे क्वेश्चन के, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे उस क्वेश्चन से, ठीक है ना, डरेंगे। और बड़े क्वेश्चन से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है भाई। तो फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस हैपन्स इन द किडनी। तो देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स प्रेजेंट इन इनसाइड द किडनीज टू हेल्प देम इन डूइंग देयर जॉब। दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स आर कॉल्ड। तो मनुष्य में अपशिष्ट उत्पादों को का निस्पंदन गुर्दे में होता है। इस काम को करने में उनकी मदद करने के लिए किडनी के अंदर बड़ी संख्या में फिल्ट्रेशन यूनिट मौजूद होती है। इन स्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, थोड़ी सी अगर बायोलॉजी पढ़ी है तो इनको नेफ्रॉन्स बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब हम दूसरे जो ऑप्शंस हैं उन्हें भी देख लेते हैं, क्या पता अगले एग्जाम में पूछ ले। तो बॉमेंस कैप्सूल क्या होता है? ये देखिए कप शेप्ड सैक होता है किडनी में, जो सराउंड करता है किसको? ग्लोमरुलस को सराउंड करता है। और ये ग्रुप होता है टिनी ब्लड वेसल्स का, दैट फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। जो ब्लड से वेस्ट आता है उसे फिल्टर करता है, और देखिए ये इनिशिएट करता है ब्लड फिल्ट्रेशन को, और जो यूरिन जनरेशन को इनिशिएट करता है। जो यूरिन जनरेट होता है वो इसी के थ्रू होता है, बोमेंस कैप्सूल उसे इनिशिएट करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या होती हैं? ये ब्लड वेसल्स होती हैं दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट द बॉडी, तो पूरी बॉडी में होती हैं ब्लड वेसल्स। दे ट्रांसपोर्ट ब्लड, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। तो ये ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को टू दी सेल्स इन द बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम में। बॉडी ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज जो होते हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को। अब देख लेते हैं एल्वियोली। तो एल्वियोली का क्या काम है? देखो ये एक्सचेंज करती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। तो लंग्स और ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज चलता है वो एल्वियोली करता है जब हम सांस लेते हैं ब्रीथिंग के टाइम पे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपसे कैपिलरी पूछ लेगा, और एल्वियोली भी पूछ सकता है, बोमेंस भी पूछ सकता है, या फिर नेफ्रॉन ही पूछ लेगा। तो ध्यान रखना है आपको ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। विच नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रोस कांस्टेंट नेम्ड आफ्टर द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट अमीडियो एवोगाड्रो। तो किस संख्या को एवोगाड्रो स्थिरांक कहा जाता है, जिसका नाम 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक अमेडियो एवोगाड्रो के नाम पर रखा गया है? तो इसकी वैल्यू पूछ ली है एवोगाड्रो नंबर की, तो यह है इसकी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये पावर है भाई 23। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। विच ब्रांच ऑफ इकोलॉजी डील्स विद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट एनवायरनमेंट एंड देयर रिलेशनशिप विद एंशियंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पारिस्थितिक की कौन सी शाखा प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पौधों और जानवरों के साथ उनके संबंधों से संबंधित है? तो देखिए एंशियंट की बात हो रही है, तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पैलियोलिथिक। तो प्री हिस्ट्री, पैलियो का मतलब क्या है? प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री की बात हो रही है, तो इसमें देखो एक में ही है पैलियो, तो इसको बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं भी पता है क्या बोलते हैं। तो पैलियो, एंशियंट, प्री हिस्ट्री, और लिथिक स्टोन एज होती है पैलियोलिथिक। तो लिथिक स्टोन एज होती है और ये होती है पैलियो प्री हिस्ट्री। तो पैलियो इकोलॉजी,
तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर थर्ड है, पैलियो इकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें स्टडी होती है, तो ब्रांच है ये इकोलॉजी की। और ये क्या करती है, देखिए स्टडी करती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट एनवायरनमेंट और देयर रिलेशनशिप विद एंशिएंट प्लांट और एनिमल्स के साथ। तो इकोलॉजी की आपको डेफिनेशन भी देखो यहाँ से क्लियर हो गई। तो इकोलॉजी क्या है, जो ये स्टडी करती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है, जो एनवायरनमेंट का जो रिलेशन है प्लांट्स के साथ और एनिमल्स के साथ, उसकी स्टडी करती है इकोलॉजी। अब देखो डेमो, डेमो मीन्स पीपल, तो डैम इकोलॉजी, तो डैम इकोलॉजी मतलब पीपल्स की स्टडी। तो ऐसे ही माइको, तो ये होती है फंगस, तो लॉजी मीन्स स्टडी। ऐसे ही तोड़ के आप वर्ड को, इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लॉजी मीन्स स्टडी होती है, ठीक है, रूट वर्ड है ये। अब देखते हैं, देखो माइकोलॉजी क्या होती है, तो ये स्टडी होती है फंगी की और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड्स मशरूम और यीस्ट, ये फंगी के एग्जाम्पल है। और ये बायोलॉजी की ब्रांच है, स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ और टेक्सोनॉमी को स्टडी करता है माइकोलॉजी। जो फंगी की जो जेनेटिक्स होते हैं, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और टेक्सोनॉमी होती है। इकाइथोलॉजी, तो ये है साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश, ये ध्यान रखना है आपको, इंक्लूडिंग देयर बायोलॉजी, टेक्सोनॉमी एंड कंजर्वेशन। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। और डेमाइकोलॉजी में स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ अ पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज डेमिकोलॉजी। पॉपुलेशन की स्टडी और ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, उनकी स्टडी को ही डेमिकोलॉजी बोलते हैं। इट इज़ नोन एज पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी भी बोलते हैं। सो डैम इकोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विद कंसर्न ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट और डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द नंबर्स, ग्रोथ एंड साइज, जो उन्हें अफेक्ट करता है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। डैम इकोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज़ की जो पॉपुलेशन है उसकी स्टडी करता है, एंड कंसर्न टू दी उनके बर्थ रेट को, डेथ रेट को और डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो काफ़ी सारे और फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं उनके नंबर्स को, ग्रोथ को और साइज़ को। तो ये है डैम इकोलॉजी। तो नेक्स्ट वाले एग्जाम में आपसे डैम इकोलॉजी पूछ सकता है, इकाइथियोलॉजी पूछ सकता है और माइकोलॉजी पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इकोलॉजी की डेफिनेशन है रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में जो रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट का, तो वो इकोलॉजी है, उसकी स्टडी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैंड लॉक्ड साल्ट लेक इन साउथ वेस्ट एशिया बिटवीन इज़राइल एंड जॉर्डन। तो निम्नलिखित में से कौन सा इज़राइल और जॉर्डन के बीच दक्षिण पश्चिम एशिया के लैंडलॉक साल्ट लेक हैं। तो एक ही है जो साल्ट लेक कुछ इस तरह से है, देखो इज़राइल का ना ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे है वेस्ट बैंक, ठीक है, यहाँ पे है गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स, और इधर है गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप, ठीक है। अब यहाँ पे है अरल सी, तो अरल सी किससे है, एक तो ये इज़राइल से है और यहाँ पे पड़ता है जॉर्डन, जॉर्डन, और ऊपर पड़ता है लेबनान, लेबनान, और यहीं पे पड़ता है सीरिया, सीरिया, ठीक है। तो यहीं पे है डेड सी जो कि साल्ट लेक है, लैंडलॉक्ड है पूरा। इधर गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप किससे लग रहा है, तो ये यहाँ पे इजिप्ट से लग रहा है और इधर मेडिटेरेनियन सी से लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और कैस्पियन सी कहाँ पड़ता है, तो ये देखो ये पड़ता है बिल्कुल एशिया में। तो यहाँ पे क्या है, यूराल माउंटेन्स आते हैं, इधर यूरोप पड़ता है, इधर एशिया पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैस्पियन सी पड़ता है। कैस्पियन सी से जो कंट्रीज़ टच कर रही हैं तारीख के नाम से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ पे है अजरबैजान, रसिया, ईरान और के से कजाकिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है कैस्पियन सी से, ठीक है भाई। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट बैंक, और इधर गोलन हाइट्स, इससे लेबनान ऊपर की तरफ है, जॉर्डन इधर है, इजिप्ट इधर लग रहा है गाजा स्ट्रिप से, और इधर मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो ये हमारा इंडिया है, तो कुछ इस तरह से। तो ये देखिए ऐसे, यहाँ पे ऐसे कुछ भाई, ये फ्री हैंड मैप है बिल्कुल भी, इसको वैसे आपको समझाने के लिए है बस ये। ठीक है, कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पेनिनसुलर वाला एरिया है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये है, यहाँ पे है साबरमती, साबरमती और माही। ठीक है, तो ये है गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात, और ये गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, अब इधर जो ये है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, इसके नीचे, इसके यहाँ पे बहती है कौन सी रिवर। तो यहाँ पे बहती है नर्मदा, और उसके नीचे बहती है ताप्ती, तापी रिवर। ठीक है, यहाँ माही, साबरमती, माही और नर्मदा, तापी, तो ये है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। और इधर है देखो महानदी, और ये है यहाँ पे गोदावरी, और फिर आती है कृष्णा, पेन्नूरू, पोन्नैयार, और फिर आती है, मैं आपको क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं है, ये थोड़ी ऊपर है। ठीक है, पोन्नैयार, और फिर कावेरी, देन वैगई। ठीक है, तो ये है ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स और ये है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, मतलब ऐसे है, तो ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है और ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। मोस्टली जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो डेल्टा बनाती हैं, और जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है वो एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, डेल्टा होता है वो ऐसे स्प्रेड होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, स्लोप कम होता है उसमें। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना क्या है। तो नर्मदा इधर, ये रही नर्मदा यहाँ पे, तो ये विंध्यान रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में बहती है नर्मदा। तापी रिवर सतपुरा और अजंता रेंज के बीच में बहती है। ठीक है, और ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी, और इधर है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और माही यहाँ पे गिरती है, गोदावरी इधर है, ये रही गोदावरी। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैपिंग की जब मैं सीरीज लेके आऊँगा ना ज्योग्राफी की, आपको ऐसे चीज़ें रट जाएंगी, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हमारी बेस्ट हो जाएगी। और इतनी तो यहाँ पे अभी आपको हो गई है ईस्टर्न फ्लोइंग और वेस्टर्न फ्लोइंग में, अब आप कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे बिल्कुल भी, है ना। और क्रोनोलॉजी भी आपको याद रख सकते हैं। देखो, नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजी पूछ लेगा आपसे, तो इधर जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है उनकी बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे है महानदी, फिर बहती है कौन सी, गोदावरी, देन कृष्णा, फिर आती है पेन्नूरू, और फिर पोन्नैयार, और फिर आती है कौन सी, आप बताओ। तो यहाँ आती है कावेरी, और फिर उसके बाद आती है वैगई। ठीक है, वेस्टर्न में देखो माही और साबरमती, नर्मदा, तापी। ठीक है, और भी पढ़ती हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। तो इसका आंसर है गोदावरी, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। द दरोगा सिस्टम इन 1792 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम अमॉन्ग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स इन इंडिया। तो 1792 में दरोगा प्रणाली भारत में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो जो थाना सिस्टम है, दरोगा सिस्टम है, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में स्टार्ट किया गया था 1792 में। और लॉर्ड जो मिंटो थे, तो इसका जो आंसर है वो है, आंसर ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। लॉर्ड मिंटो मोरले रिफॉर्म आए थे, जो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में। तो कम्यूनल जो इलेक्टोरेट्स हैं इन्होंने स्टार्ट करवाए थे। मिंटो ही उसका जनक है, जो कम्यूनल इलेक्टोरेट्स हुए थे इंडिया में 1909 में। लॉर्ड मायो के टाइम में पहला जो सेंसस हुआ था 1872 में, नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुआ था। तो ये गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे सती एंड हुई थी, सती, प्रोहिबिशन ऑफ सती 1829 में। एफर्ट्स थे राजा राम मोहन राय जी के, तभी ये एंड हुई थी सती। तो इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19। चैरियट फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ अलॉन्ग विद सुभद्रा एंड। तो रथ उत्सव सुभद्रा और के साथ भगवान जगन्नाथ को समर्पित है।
तो देखिए जो चैरियट जो रथ यात्रा निकलती है वो पूरी उड़ीसा में निकलती है, और उसमें देखिए तीन होते हैं, तीन भगवानों की मूर्ति होती हैं। देखो उसमें है जो जगन्नाथ हैं, जो लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं, सुभद्रा उन सिस्टर हैं, और बलभद्रा बड़े भैया हैं। तीनों की जो मूर्तियां हैं वो होती हैं। तो जगन्नाथ टेम्पल को बनवाया था जो वो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किसने बनवाया था? अनंतवर्मन ने बनवाया था। चौड़ा गंगा देवा ने, अनंतवर्मन चौड़ा गंगा देवा ने बनवाया था। और इसमें देखो आइडल्स जो होते हैं वो कलर्स जो होते हैं अलग अलग, जो रिप्रेजेंट करता है ब्लैक कलर जगन्नाथ भगवान को, और बलभद्रा वाइट में और सुभद्रा येलो में। तो आप पहचान कर सकते हैं थोड़ी, अगर आपको नहीं पता है तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये विष्णु भगवान के अवतार हैं लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक है, तो पूरी उड़ीसा में होती है ये, हर साल होती है जो रथ यात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वट करेक्टली डिफाइंस चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग अ ईयर। तो एक वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची के परिवर्तन को सही ढंग से क्या परिभाषित करता है? तो हमें देखिए इन्वेंट्री में जो चेंज आता है ना फर्म का एक साल में, जो ईयर है उसमें वो बताना है कि चेंज कैसे आता है। तो हमें देखो उसी साल का लेना है, तो हमें इस चीज़ से ही इसका आंसर निकल जाएगा, हमें प्रीवियस ईयर का नहीं लेना है। जब भी माल सूची हम देखते हैं एक वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची में परिवर्तन को सही ढंग से, देखिए एक वर्ष के दौरान है ना, एक फर्म की जो माल सूची है उसका परिवर्तन सही ढंग से क्या परिभाषित करता है, तो हमें करंट ईयर का निकालना है। तो हमें प्रीवियस ईयर भी नहीं लेना, दोनों करंट ईयर के ही लेने। तो पहला वाला देखो, द प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंड माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा मान सकते हैं कि हाँ ये एक ही साल का है, तो इसमें प्रीवियस ईयर का कुछ नहीं है ना आने वाले का है। तो दूसरा ऑप्शन है वो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का प्रोडक्शन है फर्म का माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर, नहीं इससे नहीं निकल सकता। अब यहाँ पे देखिए सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, माइनस प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर, तो सेल में से प्रोडक्शन थोड़ी ना होगा, तो ये भी नहीं है। फोर्थ देख लेते हैं अब ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नहीं। तो हमें दोनों के करंट लेने हैं, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रोडक्शन हुआ है उस साल में, माइनस उसी साल में सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। तो इससे हम माल की जो इन्वेंट्री है, माल सूची है, उसका परिवर्तन जो होता है उससे निकाल सकते हैं कितनी इन्वेंट्री बची है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो इसका आंसर है प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंड माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। तो उसी साल का, कोई प्रीवियस ईयर का नहीं लेना है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, आप ध्यान रखें इस डेफिनेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 21। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो भारतीय खेल प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के अंदर आता है। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। अब जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, देखिए ये क्या है, साई के नाम से जानते हैं इसे, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो ये सेटअप हुई थी 1984 में टू कैरी फॉरवर्ड द लीगेसी ऑफ 9th जो एशियन गेम्स हुए थे न्यू दिल्ली में 1982 में, उसकी लेगेसी को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए। और किस डिपार्टमेंट के अंडर? अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के अंडर बनाई गई थी। तो साई वॉज सेटअप एज अ सोसाइटी की तरह एस्टेब्लिश किया गया था, रजिस्टर्ड ऑफ द सोसाइटीज़ एक्ट 1860, ये याद रखना है आपको, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। और पहले जो एशियन गेम्स हुए थे वो न्यू दिल्ली में हुए थे 1951 में, जो पहला एडिशन हुआ था इंडिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following kingdom was divided into subdivisions called आहाराज और राष्ट्राज, that means district। तो निम्नलिखित में से किस राज्य को आहारा और राष्ट्र नामक उपखंडों में विभाजित किया गया था, जिसका अर्थ था जिले? तो ये सतवाहनाज के टाइम में डिवाइड किया गया था। तो देखो मौर्यन के बाद ना पोस्ट मौर्यन पीरियड आया था, तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में ना ये 200 BC से और 250 CE तक था। इसमें कुछ इंडिजीनियस डायनेस्टी थी और कुछ फॉरेन डायनेस्टी थी। ठीक है, तो इंडिजीनियस डायनेस्टी में देखो सुंगा डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी और सतवाहना डायनेस्टी थी, सतवाहना। और इधर इंडो ग्रीक्स थे,
इंडो ग्रीक्स थे, और कौन थे, और कुषाण साकाज थे, सतवाहनाज थे, नहीं सतवाहनाज नहीं थे, साकाज थे, पार्थियंस थे और कुषाणाज थे। तो ये आपको ध्यान रखना, ये फॉरेन डायनेस्टी थी, इंडो ग्रीक, साकाज, पार्थियंस और कुषाण। और ये इंडिजीनियस डायनेस्टी थी, सुंगा, कानवा और सतवाहना। तो ये सतवाहनाज के बारे में बात कर रहे हैं। आहाराज और राष्ट्राज जो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड थे। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं साकाज के बारे में। देखो साकाज क्या थे, जो साकाज थे इसके फाउंडर थे मूस, MAUES, और एजिज वन इसके रूलर थे। तो इसके फाउंडर याद रखने हैं आपको, और जो रूलर थे वो भी। और देखो जो कुषाण डायनेस्टी थी, जो कुषाण वर ब्रांच ऑफ यूची ट्राइब्स थी, और नोमैडिक पीपल थे सेंट्रल एशिया से, हु वर कनक्योर्ड बैक्टीरियंस सेकंड सेंचुरी BC में। और जो इसके जो फाउंडर थे वो थे कजूला कडप्सिस फाउंडर थे, और इसको कडप्सिस वन के नाम से भी जाना जाता है। और देखो कुषाण डायनेस्टी के कौन थे, जिनके टाइम पे कनिष्का कनिष्का जिनके टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और प्रिसाइड किसने किया था, ये वासुमित्रा ने, वासुमित्रा 72 AD के आसपास हुई थी कश्मीर में, कश्मीर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इतनी। और अब देखिए जो फर्स्ट रूलर एंड फाउंडर ऑफ द पार्थियंस, तो पार्थियंस में अर्सेसस वन, तो इसके फाउंडर थे पार्थियंस के। तो ये फॉरेन डायनेस्टी थी। आपको इंडिजीनियस और फॉरेन पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑथर्ड बाय तोलकापियार इज़ द अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर। तो तोलकापियार द्वारा लिखित सबसे पहला तमिल ग्रंथ है। तो तोलकापियार से आप तोलकापियम याद रख सकते हैं, सेम है आपकी प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द जो है राइट आंसर है। इतुत हो गई, काफ़ी सारे राइटर्स ने लिखी थी। ठीक है, तो एनोनिमस हैं काफ़ी सारे इनमें से। तो ये 8 अंगों से मिलके बनी है जो युतुत हो गई है। और इसमें देखिए जो संगम लिटरेचर में आते हैं, ये संगम लिटरेचर, डोमिनेंस रूल था इनका 1st C से और 6th C तक। और इसमें देखिए जो है यहाँ पे हैं चोलाज और पांड्याज, चोलाज हैं या पांड्याज हैं, और चेराज इधर है, चेराज। ठीक है, केरला में। और ये चोलाज और पांड्याज ये हैं तमिलनाडु में। तो इनसे मिला के जो संगम लिटरेचर है यहीं पे बना था, तमिल लैंग्वेज में, तमिल वर्क में। और यहाँ पे काफ़ी सारी बुक भी लिखी गई थी, पोइट्स थे काफ़ी सारे। तो तोलकापियम ने लिखी है, और इलांगो एडिगल थे जिन्होंने लिखी है शिल्पादिकरम, इलांगो एडिगल। तो शिल्पादिकरम लिखी है, शिल्पादिकरम। और एक थे कौन, सीतालाई सतनार ने लिखी है मणि मेखलाई, सीतालाई सतनार। तो मणि मेखलाई लिखी है इन्होंने, मणि मेखलाई। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये भी एसोसिएटेड है किससे, संगम लिटरेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 24, विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर वाज कॉल्ड एज लोकनायक। तो किस भारतीय राजनीतिक नेता को लोकनायक कहा जाता था। तो ये हैं जयप्रकाश नारायण जी। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक के बारे में देख लेते हैं हम। तो ये एडवोकेटेड फॉर स्वराज, सेल्फ रूल के लिए इन्होंने एडवोकेट किया। और इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई हैव सेल इट। तो ये आपको यह ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी ने इन्हें कहा है द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। और द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ ने कहा है इनको द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लोकमान्य बोलते हैं इन्हें, टाइटल है इनका लोकमान्य, विच मीन्स एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज देयर लीडर। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं इन्हें। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। और इन्होंने जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, इंडियन नेशनल आर्मी जिनकी स्थापना की थी मोहन सिंह ने सिंगापुर में 1942 में, उसको लीड किया था 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने, IMA को आज़ाद हिंद फौज जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, 3 इंडियंस वर फीचर्ड इन टाइम मैगजीन्स लिस्ट 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021 हुज नेम वाज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया था,
लिस्ट में किसका नाम नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी का है, ममता बनर्जी है और आधार पुणे वाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। तो अमिताभ बच्चन का नाम इसमें नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए हमारे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि CGL एसएससी CGL 2024 जो हम जो करेंगे वो PYQ के थ्रू करेंगे और बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें हम क्लास में याद करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाले लेक्चर्स हैं, क्लासेस हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको क्लास पसंद आई, PYQ सीरीज में मज़ा आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने रिव्यूज़ दीजिए। और हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो अब नेक्स्ट